देखिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 में जो प्रॉपर्टीज़ थी डिटरमिनेंट्स की वो की थी। ठीक है, आज देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला इसने एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्टिंग में ही, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और बिना एक्सपेंड किए हुए इन एक्सरसाइजेज 1 to 5, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, प्रूव करना है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने ये सभी रिजल्ट्स को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, और विदाउट एक्सपेंडिंग, ध्यान रखना बिना एक्सपेंड किए हुए। एक तो इनको एक्सपेंड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी रो या कॉलम, लेकिन आपने एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना है। तो एक बात बताइए, हम एक ऑब्जर्वेशन करते, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एक्सपेंड नहीं करना है, पहली कंडीशन तो ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 4 तक, इनमें मैंने राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, ज़ीरो। तो ज़ीरो लेके आना है। तो आप याद कीजिए एक बात, क्या प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स की, कि जब डिटरमिनेंट व्हेन 0 आता था तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी बताइए। हाँ, कोई भी दो रो या कॉलम हम क्या करते थे, आइडेंटिकल, है ना, तब उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4 में हमने क्या करना है, कोई भी दो रो या कॉलम सेम बनानी है। वो चाहे आप मल्टीप्लाई करो, चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे डिवाइड करो। ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के अंदर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दे दी हुई मैंने, x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो अब ध्यान से देखना एक बात, हमने कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसी बनानी है। आप कोई भी दो रो या कॉलम ऐड भी कर सकते हो, या फिर किसी रो को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो के अंदर ऐड भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी अप्लाई करके आप कोई भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी एडिशन कर सकते हो। तो बताइए, आपने कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसी बनानी है तो कैसे बनेगी, रुक जाए 1 मिनट, आप बताओ भाई। कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसी बनाइए, कैसे बन सकती हैं, लगाइए दिमाग इसके ऊपर, आप बताइए। अलग अलग कर दिए, क्या सेपरेशन कर दिए, x y z और a b c x y z प्लस, मतलब हम जब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, किसी भी रो या कॉलम के अंदर हम अगर हमें 2 और मोर एलिमेंट्स अगर सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं तो उसको डिटरमिनेंट को हम 2 और मोर डिटरमिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, लेकिन ये तो लेंथी हो जाएगा, उससे भी इजी है, वो तो जाएगा, लेकिन और इजी सोचिए। बोलिए भाई। अरे एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे C3 में देखिए एक बार ध्यान से, C3 में क्या है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c है ना। तो मैं क्यों ना इस C2 को किस में ऐड कर लूँ, C1 में। बोलिए ध्यान से, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, यानी ये वाला एलिमेंट ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, बोलिए, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। बोलो फिर देखिए C1 और C3 क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल। बात समझ में आ गई है। देखो ये जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 3.4 थी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें थोड़ा सा दिमाग घूमेगा आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस मांगती है दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या सोचा कि इस C2 को किस में ऐड कर लूँ, C1 में। इसको ऑपरेट कैसे करना, देखिए ध्यान से, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, और ये मैंने बताया था यहाँ पे जो लिखा है सिर्फ चेंजिंग इस पे आनी है। तो अब ऐड कीजिए, बोलिए क्या आएगा, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस
सी, ये एज इट इज भाई ए बी सी, क्योंकि C1 पे ही इफेक्ट है, यानी x प्लस ए ये एज इट इज y प्लस बी और z प्लस सी। अब ध्यान से देखिए C1 और C3 क्या होगी, आइडेंटिकल। तो लिखो यहाँ पे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, बस यही तो दिखाना था हमने। तो कहने का मतलब है, देखो मैंने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन की एक ऑब्जर्वेशन की, क्या जितने भी डिटरमिनेंट्स थे 1 से लेकर 4 तक वो इज इक्वल्स टू क्या थे, 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमने 0 लेके आनी थी, और वो भी बिना एक्सपेंड किए हुए। एक्सपेंड नहीं करना है तब आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी यही फॉलो करनी है, यानी कोई भी 2 रो या कॉलम एक जैसी बनाइए तो उसका डिटरमिनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू क्या लेके आना है, जी। तो बताइए कैसे करोगे। कॉलम 1 में तीनों को जोड़ दें, C1 C2 C3। कॉलम 1 में C2 और C3 को ऐड कर लें तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, एक कॉलम 0 0 0 आ जाएगा। हाँ सही बात है। देखिए ध्यान से, क्या भाई जब मैं इस C2 और C3 को दोनों को इस C1 में ऐड करूँगा, ठीक है भाई, C2 और C3 के यानी ये जो वाले एलिमेंट है इसमें ऐड हो जाएंगे सारे। तो देखिए ध्यान से, B से B कट गया, ठीक है, और C से C कट गया और A से A कट गया, क्या आ जाएगा इधर, 0। घट के अगर कटते हैं तो 0 बचता है, अगर डिवाइड में कटते हैं तो 1 बचता है। तो देखिए ध्यान से, ये भी इसमें ऐड होंगे, इस कंप्लीट C1 पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये वाला, इस वाले एलिमेंट में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, ये वाले एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, C से C कट गया, A से A कट गया, B से B कट गया, बोलो समझ में आया नहीं, यानी 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 0 आएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, क्या, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आ जाएं, 0 आ जाएं, क्या आ जाए भाई, 0 आ जाएं, तब उसका डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रिमाइंड करना, ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, उसके अंदर कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब ये ऑपरेट कर देंगे, यानी C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, बोलिए, 0 लिख दूँ, 0 0, और ये एज इट इज B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, C माइनस A माइनस बी, B माइनस सी। अब यहाँ पे लिखना क्या, C1 हैव all elements are 0, so determinant is equals to 0। समझ गए, यानी C1 के सारे एलिमेंट क्या आ गए, 0 हैं, तो इस वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बोलो समझ में आया। इसका एक और है अल्टरनेटिव, क्या, सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी। जब डिटरमिनेंट के अंदर 2 और मोर एलिमेंट सम या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर रखे हैं तो हम उसको सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट मेथड और देखिए, अल्टरनेट मेथड देखिए ध्यान से, और करवाते हैं। देखिए क्या है भाई, इसको लिख लेते हैं, सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे। पहले एलिमेंट लिखें भाई, बोलिए क्या आएगा, A B C B C A C A B, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बोलिए माइनस B माइनस C माइनस A माइनस C माइनस A माइनस B माइनस A माइनस B माइनस C। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब ध्यान से देखिए, डिटरमिनेंट के अंदर अगर किसी भी रो या कॉलम के अंदर
कोई फैक्टर अगर कॉमन आता है तो कॉमन निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस, इसमें से भी माइनस, इसमें से भी माइनस, तो 3 बार माइनस कॉमन आया, 3 बार -1 यानी -1 की पावर 3 यानी बाहर क्या आ जाएगा भाई? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना टेकिंग कॉमन -1 लगा दो। ठीक है, -1 इन डिटरमिनेंट इन C1 C2 लगा लो, ऐसे भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, और तो वही है C1 C2 एंड C3 ऑफ इसमें भाई डिटरमिनेंट नंबर 2, क्योंकि 2 डिटरमिनेंट हो गए ना, एक ये वाला एक ये वाला, मेंशन तो करना पड़ेगा आपने, समझ गए। तो देखिए डिटरमिनेंट 2 में C1 में से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस, 3 बार माइनस कॉमन आया तो वो माइनस ही रह जाएगा, यानी बाहर BCAB। ठीक है, ये माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया भाई? BCAB। ठीक है, और ABC। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने क्या करना, ये जो डिटरमिनेंट है और ये जो डिटरमिनेंट है दोनों को एक जैसा बना लीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे C1 में क्या है? ABC, और ये जो ABC है इस डिटरमिनेंट में कहाँ पे है? C3 पे है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए? C1 पे, तो इंटरचेंज करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, नहीं C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज C2 नहीं, C1 इंटरचेंज C3, ये इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज, क्योंकि ये वाली चीज है, ये वाली चीज किस पे आनी चाहिए? इस पे आनी चाहिए भाई। क्या 0 है? क्या है? नहीं, कॉलम वाइज करेंगे हम। ठीक है भाई, ऐसे रो वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलम वाइज बनाते हैं हम। ठीक है, क्या किया मैंने? ये C3 है, ये किस पे आनी चाहिए भाई? C1 पे, इसलिए मैंने C1 इंटरचेंज कर दिया C3। कौन से डिटरमिनेंट में है ये? इनडिटरमिनेंट सेकंड। अब प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्या जब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करते हो तब डिटरमिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है? साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस। तो ABC, BCA, CAB, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ABC, CAB और वही BCA। बोलो, समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिए, ये C1 ये तो सेम बन गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? BCA, तो यहाँ पे भी BCA होना चाहिए। फिर से इंटरचेंज करोगे, है ना, तो फिर से इंटरचेंज करोगे। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या भाई, इसमें C2 इंटरचेंज C3 इनडिटरमिनेंट सेकंड। ध्यान से देखिए क्या है भाई? ABC, BCA, ये कैसे? CAB। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो गया, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ABC, BCA, CAB, है ना। अब ध्यान से देखिए, दोनों डिटरमिनेंट एक जैसे हो गए, तो इस डिटरमिनेंट में से ये चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? बोलो, इससे कट ही जाएगा सीधा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? एक तो ये मैंने और एक मैंने पहले वाला, कौन सा भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों भी सही है। देखो, इनमें दोनों जो मेथड थे इनमें मैंने कहीं एक्सपेंड किया नहीं किया ना, तो ध्यान रखना 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों में रिस्ट्रिक्शन है, ये आपने एक्सपेंड नहीं करना है, समझ गए। बिना एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट को अगर 0 इक्वल लेके आना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? कोई भी 2 रो या कॉलम एक जैसी बनाइए, वो 0 हो जाएगा, या फिर किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट क्या बना दीजिए? 0, तब भी वो 0 हो जाएगा उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भाई बिल्कुल ईजी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए क्या भाई? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो बोलिए कैसे आए, क्या करें, क्या कुछ ऑपरेशन दें?
बताइए, कोई आइडिया? हाँ, किसकी किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ, C3 में से सही बोल रहे हैं, जोड़ने। देखिए ध्यान से, देखिए मैं इस C2 को क्या करूं? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं, तो देखो 9 से 1 जा 63 और प्लस में 2 कितना हो गया? 65, बन गया ना सेम एलिमेंट। ये तो है नहीं, इसी से एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा, इस पूरी C1 पे ही जाएगा। ठीक है, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 जा 72 प्लस 3 कितना होगा? 75। इसी तरह से इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे 81, इसमें ऐड करोगे। तो ये मेरे माइंड में कैसे आ रहा है? आप ये सोच रहे हो डायरेक्टली कैसे समझ में आएगा सर पेपर में? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैंने ये बात पहले बोल दी, क्योंकि ये डेवलपमेंट तभी सोल्व हो पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे तरीके से हो जाएगी, तभी आपको वैरायटीज समझ में आएंगी। हाँ, अगर मैं ऐसे कर लूँ, हाँ इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, उसमें ऐड कर दूँ, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तब ये समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, अभी इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो मैं C1 पे इफेक्ट डाल देता हूँ। C1 टेंड्स टू C1 प्लस में 9 C2। बोलिए समझ में आया? तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे 86, 7 8 9 65 75 86। देखिए ध्यान से क्या लिखे अब, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू C3। बस क्वेश्चन कंप्लीट हुई। बोलो समझ में आया नहीं यार? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पूरी एक्सरसाइज इजी है बट प्रैक्टिस मांगती है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 1 1 BC CA AB, और फिर अभी A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B, दिस इज इक्वल्स टू भाई जी। बिल्कुल इजी है, कोई खास नहीं, बकवास क्वेश्चन। देखिए 1 1 1 BC CA AB, ठीक है, एज इट इज। इस A के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए AB प्लस में CA और BC प्लस में AB और CA प्लस में BC। बोलिए समझ में नहीं? मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, देखिए अब देखो इसमें हम डेटमेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम एक जैसी कैसे बनाएं? फूंक दो दिमाग इसके अंदर, बताओ, लगाओ दिमाग इसके अंदर। क्या कॉमन आ गया? CA। कहाँ से लोगे CA कॉमन? कहाँ से लोगे CA कॉमन? बताइए, बताओ भाई, CA कॉमन आएगा? कॉलम 2 कॉलम 3 का ऐड कर दी। कॉलम है और कॉलम 3 को। शाबाश, ये बिल्कुल सही है कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके देखिए। देखिए ध्यान से, AB प्लस BC प्लस C हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से AB प्लस BC प्लस C हो जाएगा। बोलो, इसी तरह से AB प्लस BC प्लस C। बोलो भाई, ठीक है, तो ऐसे सोचना है आपने। तो C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, तो 1 1 1 AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस BC। ठीक है, अब देखिए आप ये सोच रहे होगे कि सर ये वाली चीज़ इसमें भी तो ऐड कर सकते थे। अरे ऐड कर लो, कोई बात नहीं। फिर ऑपरेटिंग क्या दोगे यहाँ पे? C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2, फिर किस पे चेंजिंग आ जाएगी? C3 पे आ जाएगी। समझ गए कैसे भी? अब देखिए ध्यान से, हम क्या करें? टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA इन
इन C2, है ना। C2 में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1, है ना। तो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बोलो कर लो या नहीं, है ना। तो लिख लेना ये क्या भाई, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन C2। तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ, बाहर तो आ गया भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और ए बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी सी। तो लिख दीजिए यहाँ पे C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए समझ में आया नहीं, किसी को कोई शक हो, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q और Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। अब देखिए जो लेके आना है वो क्या लेके आना है, 2 टाइम्स ऑफ क्या वे डिटरमिनेंट को लिखिए A B C और P Q R और X Y। कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखिए जिसको लेके आना उसको देखेंगे एक बार। तो 2 टाइम्स ऑफ ये डिटरमिनेंट, इसका मतलब है देखो यहाँ पे सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। 2 डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो 2 डिटरमिनेंट बनेंगे, दोनों डिटरमिनेंट को आपने कैसा बनाना है, इस जैसा, क्योंकि फिर वो 2 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं है। आप क्या करोगे, पहले तो सेपरेटिंग डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा, B C A Q R P Y Z, ठीक है। फिर प्लस C A B R P Q और Z X, ये Z है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, ऐसे डिटरमिनेंट हमने कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A B C है, क्या भाई, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, रो वाइज तो नहीं बनेंगे, कॉलम रो वाइज बनाने पड़ेंगे, कॉलम वाइज नहीं बनेंगे। देखो ऊपर क्या है, A P X है ना, अब यार रो वाइज देखने पड़ेंगे। देखो ऊपर क्या है, A P X रो में और यहाँ पे नीचे है ना, उसमें R1 पे है, यहाँ पे क्या है R3 पे। तो क्या करें, इंटरचेंज। बात समझ में आ गई। इसी तरह से इंटरचेंज तो इधर भी होगी, इसमें भी A P X देखो यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है, R2 पर, इसको इंटरचेंज कर देंगे R1, समझ गए। तो यहाँ पे लिखिए क्या, R1 इंटरचेंज R3 इन डिटरमिनेंट फर्स्ट, ठीक है, एंड R1 इंटरचेंज R2 इन डिटरमिनेंट 2। समझ गए भाई। तो देखिए क्या आ जाएगा, बोलिए A P X, ये एज इट इज भाई C R Z B Q Y। देखो इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बोलिए A P X C R Z B Q Y। बोलिए यहाँ तक समझ में आया नहीं यार, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने रो 1 को तो दोनों में सेम बना लिया, अब रो 2 को और बनाएंगे B Q Y, ठीक है, B Q Y, यानी R2 पे है B Q Y और यहाँ पे R3 पे, तो इंटरचेंज करते हैं, यानी क्या लिखोगे
R2 इंटरचेंज R3 इंडेटरमिनेंट 1 एंड डिटरमिनेंट रिस्पेक्ट, दोनों के अंदर ही लगा देगा, यही प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी इंटरचेंज करना पड़ेगा हमने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया भाई, प्लस आ गया ना। अब अरे फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो क्या आ गया भाई बोलिए, APX APX BQY और CRZ और प्लस हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे APX, ठीक है, CRZ नहीं BQY और CR। देखिए ध्यान से, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 टाइम्स ऑफ PQRXY दिस इज यही हमने लेके आना था। देखो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में मैंने एक्सपेंड नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेटमेंट्स को अप्लाई किया, जो मैंने उस दिन करवाई थी सारी की सारी 6 की 6। ठीक है, तो इस तरह से 1 से लेकर 5 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इससे डिटरमिनेंट को हमने किसके इक्वल लेके आना भाई, 0 के। तो देखो एक और प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, क्या, जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर उसके डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हों, 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0। बात समझ में आ रही है? किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। 2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा पढ़ी आपने, 6 तो थी जो उस दिन करवाई थी, 7वीं कौन सी आई आज, जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 8वीं ये होगी क्या भी, जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करो, अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करो तो आप इसको एक्सपेंड कर दो। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप, क्यों एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों में थी ये रिस्ट्रिक्शन कि 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों में आपने विदाउट एक्सपेंडिंग जो रिजल्ट मांग रहा है राइट हैंड साइड में वो लेके आना था। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, एक्सपेंड तभी कर पाओगे जब गिवन स्टेटमेंट के अंदर एटलीस्ट 2 जीरोज आप बना दोगे। तो देखिए ध्यान से 2 जीरो बनी हुई है, ये नहीं है कि ये कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, आगे पीछे कहीं पर भी हो, या एक जीरो यहाँ पे है, जरूरी नहीं है कि इसी के साथ में हो, कहीं पर भी हो गई स्टेटमेंट के अंदर, यानी 2 जीरो बनानी, अगर वो बड़ी बनाई है ना, ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर एक्सपेंड नहीं करो तो डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, मान लो भूल जाओ प्रॉपर्टी को, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी लिख दो क्या भाई, इन गिवन स्टेटमेंट all diagonal elements having 0, so determinant is equals to 0 लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, इन above determinant having all diagonal elements are 0, so determinant is equals to 0। बोलो समझ में आ नहीं आया? ठीक है, या फिर इसको एक्सपेंड कर लेना। एक्सपेंडिंग वाला मेथड तो मैंने बता दिया था एक्सरसाइज 4.1 के है ना, कोई भी रो या कॉलम एक्सपेंड कर देना, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो किसके इक्वल लेके आना है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी तक के क्वेश्चनों में हमने किया क्या है, अभी तक के क्वेश्चनों में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो वाले किए हैं जिनका रिजल्ट हमने इज इक्वल्स टू 0 लेके आना था, यानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था। अब वो नहीं लगने वाला, क्योंकि इज इक्वल टू 0 नहीं लेके आना, हमने क्या लेके आना है, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे क्या करना, आपने ये देखना है कि किसी भी रो या कॉलम के अंदर कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं आ रहा है। आपने ये देखना है क्या कॉमन आ रहा है, बताइए। देखिए ध्यान से, R1 में से क्या कॉमन आया, A, R2 में से क्या कॉमन आया, B, और R3 में से क्या कॉमन आया, C। या फिर आप C1, C2, C3 में से भी कॉमन ले सकते हो। फिर C1 में से देखिए ध्यान से A कॉमन आ रहा है ना, और C2 में से B कॉमन आ रहा है, और C3 में से C। कई बार क्या होता है, दोनों से कैसे कॉमन आ जाता है, ठीक है, रो वाइज भी और कॉलम्स वाइज, ठीक है, कौन सी जगह से ले लो आप, लेकिन इजी रहता है रो वाइज भी, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग कॉमन A, B एंड C इन R1, R2 एंड R3 ठीक है। देखिए इधर से A, इधर से B, इधर से C, तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये डिटरमिनेंट, ABC टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -A और यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A माइनस B और C, यहाँ पे A, B और माइनस, बोलो समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक्सपेंड तभी कर पाओगे जब इस स्टेटमेंट के अंदर एटलीस्ट 2 जीरो बनाओगे। तो अब आपका काम क्या है, 2 जीरो बनाना। तो 2 जीरो देखो कैसे बनेगी, इस R1 में मैं R2 को ऐड कर लूँगा, क्योंकि देखो -A और +A जीरो हो जाएगा, -B और +B क्या हो जाएगा, 0, और ये C और C 2C हो जाएगा, तो 2 जीरो चाहिए। क्या लिखोगे, R1 कॉलम वाइज भी कॉमन नहीं है। अच्छा एक बात और देखिए, ये बात सही की है इसने, क्या कॉलम वाइज, देखिए कॉलम वाइज और कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, इधर से A, इधर से B, इधर से C, एक बार और ले लीजिए कॉमन, फिर से लिखिए, टेकिंग कॉमन। अगर वो ऑपरेटिंग कर देते ना तब भी गलत नहीं होता, तब भी आंसर आता, लेकिन देखो कॉमन लेने से तो तुम्हें कुछ ना कुछ जो अंदर एलिमेंट है स्टेटमेंट के अंदर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन A, B एंड C इन C1, C2 एंड C3। एक बात तो सुनना, अगर यहाँ पे A लिखा तो यहाँ पे C1 लिखना, क्योंकि A का कंपैरिजन C1 के साथ में होगा। तो इस C1 में से क्या कॉमन ले रखा है हमने, A, और C2 में से क्या कॉमन ले रखा है, B, और C3 में से क्या कॉमन ले रखा है, C। गलती से इसको C2, C1, C3 ऐसे मत लिखना, क्योंकि जिस कॉलम में से जो फैक्टर कॉमन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन नहीं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² B² और C² हो जाएगा, क्योंकि A और A B C आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 1 1, और यहाँ पे 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। बोलो समझ रहे हैं। अब क्या करोगे, आप ऑपरेटिंग दे दो, यानी R1 टेंड्स टू R1 + R2, ये 2 जीरो तो बनानी पड़ेगी हमने, ठीक है। तो A² B² C²। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया भाई, 2 हो गया। बाकी तो एज इट इज, यानी 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। अब क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे। अब एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि 2 जीरो, तो एक्सपेंडिंग किसको करोगे, जिसमें 0 बड़ी है हमारी, ज़्यादा 0 होंगी। तो देखो 0 किस में बड़ी है, R1 में, तो R1 को एक्सपेंड कर लीजिए। ऐसा क्यों, कि देखो 0 लोगे तो 0 को लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से नॉन जीरो एलिमेंट को उठा लो सीधा, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 देखो कैसे लेते थे, एलिमेंट प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते थे। तो A² B² C², और 0 लेने का कोई फायदा नहीं, तो सीधा हम प्लस का 2 ले लेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये कॉलम गई, ये रो, इसके साथ में 1 + 1, देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और 2 2 जा 4, तो क्या आया, 4A² B² C²। दिस इज राइट हैंड साइड, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है, बोलो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए मैंने बताया आपको, जब स्टेटमेंट को = 0 लेके आना है तो कोई भी 2 रो या कॉलम आप एक जैसी बनाइए, ठीक है।
जब आपने इज इक्वल टू का फैक्टर कोई नॉन जीरो लेके आना है, मतलब जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, इससे पहले वाला 4a² b² c² वाला किया था, तब आपने क्या करना है, ये देखना है कि कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं आता है उस गिवन स्टेटमेंट के अंदर। कॉमन आता है तो कॉमन निकालो, कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर आपने सोचना है कि तीनों रो या कॉलम जोड़ने से इज इक्वल टू का फैक्टर बन जाए, तब वो लगाना है। समझ गए? अब देखिए ध्यान से, मैंने लेके आना है फैक्टर a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये लेके आना है स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या अब इसमें से कॉमन आएगा? बोलिए, कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे नहीं है, तो a कॉमन नहीं आएगा, है ना। अरे पूरे में से हर एलिमेंट में से वो आना चाहिए। a कॉमन ले रहे हो, इधर से आ गया, इधर से आ गया, इधर से नहीं आया तो नहीं है, कॉमन लेना आपने। समझ गए? तो अब नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ आपको। जब गिवन स्टेटमेंट के अंदर 311 है, क्या है भाई 311 है, तो आपने ये देख 311 है या नहीं, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि वो 311 रो में है या कॉलम में, बताइए, रो में लिखे हुए हैं या कॉलम में? कॉलम वाइज। तो ऑपरेटिंग करनी है जो मैं बताऊँ, क्योंकि क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, गलती नहीं होगी। जो इज इक्वल टू का जो फैक्टर होगा वो आराम से आ जाएगा। कौन सी दो ऑपरेटिंग करनी है, यानी 2 जीरो बनाना है मेनली हमने। तो 2 जीरो कैसे बनेगा? देखो, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जीरो बन जाएगा, है ना। इसी तरह से इसको जीरो बनाना है जैसे, ठीक है, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जीरो बन जाएगा। तो आप एग्जाम्पल्स को देखोगे ना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में या एलिमेंट्स के, तो उसने कुछ ऐसे कर रखा है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रखा है, इसमें से इसको, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो आपने ऐसा नहीं करना, जो मैं ऑपरेटिंग बताऊँ वही लगाना आपने हर बार। जब भी 311 दिखे, अगर वो कॉलम में है तो आपने रो ऑपरेटिंग करनी है। क्या ऑपरेटिंग करनी है? रो। अगर वो रो में है तो ऑपरेटिंग करनी है कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम में है तो आपने ऑपरेटिंग करनी है रो, यानी R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R2। बोलो समझ में भाई, R1 में से मैंने R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो गया। अब R2 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें? R3 को, जीरो बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, क्या बन गया अभी? जीरो। यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे a² माइनस b²। अब देखिए a² माइनस b² बना है ना, a माइनस बी प्लस बी, एक बार लिख लीजिए a² माइनस b²। इसी तरह से इसमें देखिए जीरो, b माइनस सी और b² माइनस c², ये एज इट इज 1c। बोलो समझ रहे हैं? बोलो भाई, R1 टेंड्स टू क्या था? R1 माइनस R2। तो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 पे इफेक्ट आया। इसी तरह से R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, R3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे जीरो, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ पे b² माइनस c², R3 एज इट इज। अब 2 जीरो बन चुकी है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि क्या कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं आ रहा है किसी भी रो या कॉलम में। और ये भी मैं आपको लिख के देखता हूँ, क्या जो ऑपरेटिंग ऊपर हुई है ना, जिस पे इफेक्ट आया था, उन्हीं में से ही कॉमन आएगा। ये भी 100% बात है। देखिए किस पे इफेक्ट आया था? R1 और R2 में। तो R1 और R2 में ही कोई पॉसिबिलिटी होगी, कोई फैक्टर कॉमन आएगा, अदरवाइज किसी में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो देखिए ध्यान से, एक बार थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। कि देखो यहाँ पे a माइनस बी है, जीरो में से तो a माइनस बी कॉमन ले ही सकते हैं, जीरो से कोई भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी इधर भी बन जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। समझ गए? तो 0 0 1 a माइनस बी, b माइनस सी, c यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे b माइनस सी और b प्लस सी और वही c। अब ध्यान से देखिए क्या कॉमन आया? a माइनस बी, b माइनस सी इन R1 एंड R2। तो किस में से कॉमन आया? R1 और R2 में से ही, क्योंकि देखो ऊपर R1 और R2 पे इफेक्ट था, ये भी खास बात है, ठीक है। तो देखिए, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी इन R1 एंड R2। देखिए a माइनस बी और b माइनस सी, ये 12 आ गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे? 0 0 1, यहाँ पे 1 1 सी, यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस है।
सी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे बस। ठीक है, देखिए किसको एक्सपेंड करें बोलो, नहीं C1 को एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जिसमें जीरो बनी हुई थी, हमने 2 जीरो बनाई थी, उसी को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 का एक्सपेंड किया, तो A माइनस बी और B माइनस सी, देखिए 1 ले लेंगे। ये देखो जिसका एक्सपेंड किया उसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यानी प्लस का 1 लिया हमने, तो ये कॉलम, ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई B प्लस सी। ठीक है, अब इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए माइनस बी, तो B से B कैंसिल, तो A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, दिस इज राइट हैंड। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई। तो इजी है, जो स्टेप बताए हैं वही फॉलो करते जाओ। 1111 है, अगर किसी भी रो या कॉलम में, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देख सकते हो आप, फिर से 11 दिखाई दिया आपको, किसमें है, कॉलम वाइज है या रो वाइज है, रो वाइज है, तो क्या ऑपरेटिंग हो जाएंगी, क्या ऑपरेटिंग हो जाएंगी कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। कर लोगे, तो इस तरह से एक्सरसाइज कौन सी भाई 4.2 के कितने सम कर लिया हमने, 4.2 के कितने सम कर लिया हमने, 8। आगे कल करेंगे।